अशोक जी से आग्रह करूंगा कि जो आपकी अपनी थीम है उसके तहत आप आज की बात करेंगे और हम भी आपका सहयोग करते रहें। जय भीम, जय भारत, जय पेरियर, जय कांसीराम। Ashok? Yes. Your headphone is disturbing, I think so. फोन में थोड़ी प्रॉब्लम है, कहीं आवाज में प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज थोड़ी गड़गड़ा रही है। हेलो। Yes. Now it is clear. जूम मीटिंग में भाग ले रहे सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, जैसा कि अभी गौतम जी ने इंट्रोडक्शन दिया कि आज की जो मीटिंग है, आज की जो जूम है, उसका टॉपिक जो है वो यही है कि जो सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंज है, उसमें क्या अंतर है और हमारा जो बहुजन द्रविड़ समाज है उसको इन दोनों में से किसकी जरूरत है। उसको सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है या सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है। ये आज का मुद्दा, चूंकि काफी टाइम से लोगों में ये बात डिस्कस हो रही थी, लोगों के फोन भी आए और लोगों ने पूछा भी कि ये जो सामाजिक इंजीनियरिंग है और सामाजिक परिवर्तन है, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो हमने सोचा कि इसमें अपनी बात रखी जाए ताकि लोग क्लियर समझ सकें कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। जैसा कि जो राजनीति के जानकार लोग हैं, जिन्होंने राजनीति पढ़ा है, उनको पता है कि 17वीं 18वीं और 19वीं सदी में मुख्य तौर से जो दुनिया में जो एक वैचारिक क्रांति हो रही थी, उसमें मुख्य रूप से दो विचारधाराएं थी। एक उदारवादी विचारधारा है जो बाद में आके पूंजीवाद में कन्वर्ट हो गई, और एक मार्क्सवादी विचारधारा है। इन दो विचारधाराओं ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ चेंज लाई है ये विचारधाराएं। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग है। भारत में दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहां जाति व्यवस्था है, और जातियों में भी इतने खंड हैं, और उसमें जो हायरार्किकल सिस्टम है वो दुनिया में इसका और कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिए इंडिया में हम जब उदारवाद की बात करें या मार्क्सवाद की बात करें तो इस देश में व्याप्त जाति को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जो एक विचारधारा, एक बहुजन विचारधारा है, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बात की। अब मोटा मोटा जो अंतर है उसको समझ लेना जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है और जो सामाजिक इंजीनियरिंग है, सामाजिक अभियांत्रिकी है, उसका मोटिव क्या है। तो साथियों, परिवर्तन का जो एक कॉमन अर्थ होता है वो ये होता है कि एक स्थापित व्यवस्था, जो कोई व्यवस्था स्थापित है, जैसे इस देश में कास्ट सिस्टम स्थापित व्यवस्था है,
उस व्यवस्था की जगह हमें कोई दूसरी व्यवस्था लाना, यह होता है परिवर्तन। और इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि उस व्यवस्था को परिवर्तित किए बिना, उस व्यवस्था के कुछ सिम्टम्स को, कुछ समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उसमें थोड़ा रद्दो बदल कर, फेर बदल कर उस व्यवस्था को चलाते रहना, ये सोशल इंजीनियरिंग होती है। क्योंकि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, इसका, ये जो सोशल इंजीनियरिंग का थॉट है, ये उदारवादी पद्धति का एक क्रम है। और ऑस्ट्रिया में एक विद्वान हुए हैं, कार्ल पॉपर। इन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी फेमस किताब थी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, भाग 1 और 2। इस किताब के अंदर इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का थॉट दिया। और जो इनका जो थॉट था, वो मार्क्सवाद की आलोचना में दिया गया थॉट था। मार्क्सवाद चूंकि सामाजिक क्रांति की बात करता था, सामाजिक परिवर्तन की बात करता था, तो इन्होंने जो थॉट दिया, इनका कहना था कि समाज के स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत नहीं है, उसकी जो मेन मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनमें खंडशः परिवर्तन करके समाज को चलाया जाए। इसको उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कहा। लेकिन चूंकि जब ये बात हम भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, तो हमें याद आता है 1935 का वर्ष, जब इस देश में दलितों ने, शोषितों ने इस कास्ट सिस्टम, इस ब्राह्मणिकल हायरार्की सिस्टम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग प्रदेश में अलग अलग महापुरुष कर रहे थे। लेकिन उस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और उस प्रसिद्धि का कारण पूना पैक्ट भी था, क्योंकि पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब की प्रसिद्धि पूरे देश भर, पूरी दुनिया भर में हो गई थी। तो ब्राह्मणों का एक नया एजेंडा, एक नया षड्यंत्र सामने आया आर्य समाज के तौर पे। आर्य समाजियों ने कुछ दलितों को, कुछ ओबीसी में से कुछ अति पिछड़ों को जनेऊ सनेऊ पहना के, उनका शुद्धिकरण कर पुरा के, उनको उन्होंने अपने इस सिस्टम में शामिल करने का काम किया, बड़े पैमाने पे किया। और इसी प्रक्रिया के तहत इन्होंने 1935 में लाहौर के अंदर जात पात तोड़क मंडल बुलाया। उसमें इन्होंने बाबा साहब को एज ए अध्यक्ष के तौर पे इनवाइट किया। तो बाबा साहब ने उस कार्यक्रम के लिए एक स्पीच तैयार की, एक भाषण तैयार किया। तो अब चूंकि बाबा साहब का जो तेवर था, बाबा साहब का जो कहने का तरीका था, उससे तो पूरा ब्राह्मण वर्ग वाकिफ था। इसलिए ब्राह्मणों ने ये सोचा कि पहले बाबा साहब के भाषण को हम देख लें कि आखिर उसमें है क्या। इस प्रक्रिया में काफी टाइम चलता रहा। बाद में यहाँ से बाबा साहब ने उसको अपने भाषण की एक कॉपी भेजी, वहां उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कुछ सुझाव दिए। क्योंकि बाबा साहब ने उस पूरे भाषण में ये कहा था कि ये जो हिंदूवादी जो ये जाति व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी जो जाति व्यवस्था है, इसकी इंजीनियरिंग करने से कोई काम चलने वाला नहीं। इसको पूरा कंडम करना पड़ेगा, पूरा इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। उसमें उन्होंने पूरा हिस्टोरिकल एविडेंस दिया। तो जो
जात पात तोड़क मंडल के जो पदाधिकारी थे वो चाहते थे कि बाबा साहब उसमें से कुछ चीजें रद्दोबदल कर दें। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस पूरे भाषण में से एक कॉमा तक नहीं हटा सकता। आपको अगर हमें इनवाइट करना है अध्यक्ष के तौर पे तो मैं यही भाषण पढ़ूंगा, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है आपकी सभाओं में आने का। हालांकि बाद में करना पड़ा। बाद बाबा साहब ने उसी भाषण को एनहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से 1936 में प्रकाशित कराया। छोटी बुकलेट थी लेकिन बड़ी प्रभावी थी। और संयोग की बात यह है कि बाबा साहब के बाद जब मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजनों का दर्द देखा, दुख देखा और बहुजन आंदोलन की शुरुआत की, तो उनके हाथ में बाबा साहब की सबसे पहले पुस्तक यही आई, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। और इसको उन्होंने, कांसीराम साहब ने कहा भी कि इस पुस्तक को मैंने कई बार पढ़ा, तब मैंने देखा ये मुट्ठी भर ब्राह्मण वर्ग बहुजन समाज के ऊपर सवार है और उसका शोषण कर रहा है। क्योंकि वो पंजाब के थे, इसलिए पंजाब में इतना ज्यादा कास्ट सिस्टम नहीं था। साहब कांसीराम जी को अन्याय अत्याचार के बारे में इतनी गहराई से नहीं पता था, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद उनको पूरा क्लियर हुआ। उसके बाद साहब ने जब बहुजन आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने अपना ध्येय बनाया सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति। चूंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी का ऐसा मानना था कि जो ये व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें बिना परिवर्तन लाए समाज का, एक जो बहुसंख्यक समाज है उसका भला नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने ये सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की बात कही और आर्थिक उन्नति की बात कही, बहुजन समाज की आर्थिक उन्नति। इसी थीम को लेके, इसी ध्येय को लेके पूरा जो मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो आंदोलन है, चाहे वो बाम सेब के माध्यम से हो, चाहे DS4 के माध्यम से हो, या कि बाद में 84 में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हो, ये जो ध्येय था वो यही ध्येय था, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। ये मान्यवर कांसीराम साहब ने कई बार रिपीट किया अलग अलग मंचों पे। अब चूंकि जब भी इस देश में परिवर्तन की बात होती है और खास तौर पे सामाजिक परिवर्तन की बात होती है, जाति व्यवस्था को कंडम करने की बात होती है, तो ब्राह्मणवाद इस देश का बड़ा अलर्ट हो जाता है। उसको ये परिवर्तन की बात रास नहीं आती। तो एक तरफ तो साहब कांसीराम जी का ये सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी तरफ इस देश का ब्राह्मणवाद भी अपने जद्दोजहद में लगा था कि इस परिवर्तन की लहर को कैसे रोका जाए। इसी खींचतान में, इसी संघर्ष में मान्यवर साहब कांसीराम जी 2003 में बीमार पड़े। 2006 में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की कमान मायावती जी के हाथों में आई और मायावती ने जो ये सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति का आंदोलन था, उसको मायावती ने बदल के एक नया नाम दिया। अब जो ये सोशल इंजीनियरिंग शब्द है, अब बोलने में तो बड़ा लुभावना शब्द है, लेकिन इसकी हकीकत यह है, इन्होंने राजनीति में इस शब्द का प्रयोग किया और इस सोशल इंजीनियरिंग के तहत
अब ये सोशल इंजीनियरिंग में किसको फायदा हो रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 2009 का इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में करीब 8% ब्राह्मण है। तो एक तो पहली बात यह है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी थी, ये 85% जो SC ST OBC माइनॉरिटीज है, इसकी राजनीति के लिए मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बनाई थी। और मान्यवर साहब कांसीराम जी का स्पष्ट कहना था कि जो अदर कास्ट हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण के सहयोगी जो कास्टें हैं, इनके लिए तो कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं, और भी क्षेत्रीय दल हैं। तो इनके लिए राजनीति की कोई मारा मारी नहीं है। इनके लिए राजनीति करने के बहुत माध्यम है, बहुत तरीके हैं। लेकिन हमारे जो बहुजन समाज है, इनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई इनकी आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी बनी थी, वो इसी बात को ध्यान में रख के बनी थी कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग है, उसकी आवाज उठाने वाला भी एक राजनीतिक दल चाहिए। चलिए उसको भी छोड़ दिया जाए। लेकिन जो 2009 का इलेक्शन है, उसमें अगर सोशल इंजीनियरिंग के तहत, और जो इन्होंने जो नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, उसके तहत अगर ब्राह्मणों को टिकट देना भी था तो 8% ब्राह्मणों को 80 सीट में से मुश्किल से 6 सीट आनी थी। लेकिन 2009 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें इस सोशल इंजीनियरिंग के तहत बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मणों को 20 टिकट मिल गई, और 2014 के इलेक्शन में 21 टिकट मिल गई। तो ये समझा जा सकता है कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग का ये जो सपना है, लुभावनेदार जो सपना है, इससे बेनिफिट किसको है? क्या हमारे समाज को इस सोशल इंजीनियरिंग से बेनिफिट है, या जिनसे हमारा सदियों से संघर्ष रहा है वो इस? और जो मुख्य बात है, मेन बात है, वो ये है कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग शब्द है, सोशल इंजीनियरिंग जो फिलॉसफी है, इसका एक परिवर्तित नाम है समरसता, जिसको बार बार RSS बोलती है, प्रयोग में लाती है, समरसता शब्द। तो जो सोशल इंजीनियरिंग है और समरसता है, ब्राह्मणों की समरसता और मायावती की सोशल इंजीनियरिंग में इंच मात्र भी अंतर नहीं है। ब्राह्मण जब RSS जब समरसता की बात करती है, तो इनका मोटिव यही होता है कि जो ये ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम है, इसमें बिना फेरबदल किए कुछ लोगों को, जो सुविधा संपन्न लोग नहीं है, उनमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करो और उनको कुछ सुविधाएं दो, और उनसे उन्हीं के समाज का शोषण करो। इस समरसता का मतलब यही है, और यही मतलब सोशल इंजीनियरिंग का है कि परिवर्तन की जरूरत नहीं है। जो ये सिस्टम है, ब्राह्मणवादी सिस्टम है, ये ऐसा बना रहे, इसमें से हमारा कुछ जुगाड़ हो जाए, हमको भी थोड़ा बहुत जो कहीं जगह मिल जाए, तो हम भी अपना खुश रहें, आप भी अपना खुश रहें। तो ये जो जुगाड़बाजी है, इंडिया में सोशल इंजीनियरिंग का मतलब बस इतना ही है। जबकि हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं, जितने भी हैं, जिन्होंने भी मानवता की बात कही है, बहुजन हित की बात कही है, उन्होंने परिवर्तन की बात पहले कही है। और परिवर्तन सिर्फ इंसान नहीं, परिवर्तन एक नियम है, कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो इस परिवर्तन को ये जो बहुजन द्रविड़ समाज
का जो परिवर्तनवादी जो परिवर्तन का आंदोलन था, इस आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए, इस आंदोलन को तोड़ने मरोड़ने के लिए ये जो सामाजिक अभियांत्रिकी शब्द है, सोशल इंजीनियरिंग शब्द है, इसको बहुजन समाज पार्टी में इंपोर्ट किया गया है। जैसा कि बाबा साहब कहते थे, और उन्होंने ये बात अपने जो उनका जो जीवन संघर्ष रहा है उसके अनुभव के आधार पे कही है। एक जगह उन्होंने कही है कि जो षड्यंत्र होते हैं वो दिखाई नहीं देते, षड्यंत्र के परिणाम दिखाई देते हैं। और इस बात को अगर बहुजन समाज पार्टी में लागू किया जाए तो आज प्रत्यक्ष तौर पे देखा भी जा सकता है कि जब से इस पार्टी में ये जो सैद्धांतिक रद्दोबदल किए गए, उसके बाद क्या हुआ, ये जो जितने भी ये फेरबदल किए गए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी की जगह, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति की जगह सोशल इंजीनियरिंग और भी जितने ब्राह्मणवादी जो स्लोगन्स हैं, जो थॉट हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर घुसेड़े गए। उसके बाद से 2012 में इलेक्शन हुए और उसमें षड्यंत्रों का परिणाम दिखाई दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार 80 सीटों में सिमट गई। उसके बाद 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए तो जो पार्टी कभी सत्ता के सपने देखती थी कि केंद्र में हम शासन करेंगे, वो जीरो में सिमट गई। इसके बाद 2017 के इलेक्शन हुए, वहां भी यही सोशल इंजीनियरिंग चली। उसमें 19 सीटों में पार्टी सिमट गई विधानसभा के अंदर। फिर 2019 में इलेक्शन हुए, उसमें दो बड़ी पार्टियों ने गठबंधन करके लड़ा। हालांकि गठबंधन तो मजबूरी के गठबंधन था, दोनों को अपना अस्तित्व बचाना था, इसलिए जो 18-20 साल से धुर विरोधी रहे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे, उनको आना पड़ा। ये कोई सामाजिक गठबंधन तो था नहीं, ये दो लोगों का जो अपना अस्तित्व बचाने का गठबंधन था। इसके बाद भी जो स्टेट लेवल की सत्ताधारी पार्टियां थी वो गठबंधन करके लड़ी और बहुजन समाज पार्टी 10 सीट क्रॉस नहीं कर पाई। तो ये जो परिणाम है, जो ये षड्यंत्र हुए मानवर कांसी राम साहब के बाद, जो ये षड्यंत्र हुए उसके ये, अब चूंकि बाबा साहब ने कहा कि षड्यंत्र जो है, षड्यंत्र दिखाई नहीं देते, परिणाम दिखाई देते हैं। तो ये जितने षड्यंत्र हुए हैं उसके ये सब परिणाम है। तो चूंकि अब आज जिस पार्टी से बहुजन द्रविड़ समाज को उम्मीद थी, वो पार्टी तो अब पूरी तरह दिग्भ्रमित हो गई है। वो सिर्फ और सिर्फ आज ब्राह्मणवादी एजेंडा पूरा कर रही है। लेकिन अब बहुजन समाज को ये सोचना है कि क्या हमारा संघर्ष यही खत्म हो जाएगा या फिर हमें कुछ इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि मान्यवर कांसी राम साहब के सामने भी जब ये प्रश्न आया 70 के दशक में, बाबा साहब की डेथ के बाद 10-15 सालों में उनकी जो आरपीआई पार्टी थी वो पूरी तरह से बिखर गई। उसके जो लीडर थे वो सब समझौतावादी हो गए, कोई इस दल से समझौते कर रहा है, कोई उस दल से समझौते कर रहा है।
तो मान्यवर कांसीराम साहब ने उसका पूरा अध्ययन किया। चूंकि बाबा साहब की पार्टी थी तो एक भावनात्मक लगाव था कि हमारे महापुरुष द्वारा स्थापित की गई पार्टी है। इस वजह से साहब कांसीराम जी चाहते थे कि इस पार्टी का कुछ हो जाए, बच जाए, इसके जो लीडर हैं वो सही रास्ते पे आ जाए, तो फिर अलग प्रयास करने की जरूरत ही क्या है, इसी बैनर तले जो भी प्रयास हो वो होने चाहिए। लेकिन बाद में मान्यवर कांसीराम साहब ने जब देखा कि इससे बात बनेगी नहीं, तो उनके सामने ये प्रश्न आया कि अब इस पार्टी को, आरपीआई को बचाया जाए या जो बहुजन महापुरुषों का विचार है, बाबा साहब का जो विचार है, उसे बचाया जाए। तो काफी सोच विचार के बाद मान्यवर कांसीराम साहब इस नतीजे पे पहुंचे कि आरपीआई को तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन महापुरुषों के विचार को बचाने का एक ईमानदार प्रयास जरूर कर सकते हैं। और उन्होंने इसी दिशा में काम शुरू किया और बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई। और बहुजन समाज पार्टी से काफी कुछ बात बनी भी समाज की, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद जो सिचुएशन कांसीराम साहब ने आरपीआई के टाइम में फेस की थी, वही सिचुएशन आज बहुजन समाज के सामने फिर से आ खड़ी हुई। आज बहुजन समाज को ये तय करना पड़ेगा कि अब चूंकि जो बहुजन समाज पार्टी है, मान्यवर कांसीराम साहब और उनके साथ साथ लाखों मिशनरियों के त्याग, तपस्या, बलिदान का परिणाम है। इसलिए एक भावनात्मक लगाव है कि हमारे समाज का इतना त्याग लगा है इस पार्टी में, हमारे महापुरुष द्वारा स्थापित पार्टी है, इसलिए ये एक परिवार का हिस्सा जैसे है। जैसे हमारे घर का कोई सदस्य बिगड़ जाता है तब भी एक इमोशनल लगाव होता है और आदमी प्रयास करता है कि ये सुधर जाए, वही एक भावनात्मक लगाव है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब सारे प्रयास बेअसर साबित होते हैं, तब फिर आदमी के पास एक क्लियर कट डिसीजन लेने का टाइम आता है। आदमी को एक क्लियर कट डिसीजन लेना पड़ता है और हमें लगता है कि आज वो समय आ गया है। अब बहुजन समाज पार्टी में ना तो महापुरुषों का सिद्धांत बचा, ना तो कोई समर्पित कार्यकर्ता बचे। अब इनकी बस वही टुकड़खोरी वाली राजनीति बची है। और आजकल तो अब इसमें जो हमारी परंपरा ही नहीं रही। बाबा साहब थे, उनके बाद फूले साहब थे, और भी जितने हमारे महापुरुष थे, कांसीराम साहब थे, इन्होंने जब समाज की बात की तो परिवार को इससे दूर रखा। और हम हमेशा आरोप लगाते थे कांग्रेस जैसी पार्टियों में, सपा जैसी पार्टियों में कि ये परिवारवाद से ग्रस्त हैं। आज वही परिवारवाद बहुजन समाज पार्टी में भी चल रहा है और परिवार का भी कोई अगर लायक व्यक्ति आए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक अदना सा, जिसको ना तो समाज के साथ उठने बैठने की तमीज है, ना समाज का कोई अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को 30-40 साल पुरानी पार्टी और 30-40 साल से लगे वर्कर्स सौंप दिए जाएं,
तो फिर सब समझते हैं कि इसका हश्र क्या होगा। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अब इस पार्टी के विषय में बात करने का कोई औचित्य नहीं है। अब समाज को वही साहब कांसी राम जी ने जो निर्णय लिया था, उसी निर्णय में पहुंचना पड़ेगा। पार्टी तो आज बचाई नहीं जा सकती, किसी कीमत पे नहीं बचाई जा सकती, लेकिन हम लोगों ने अगर ईमानदार प्रयास किए तो जो हमारे बहुजन महापुरुषों का जो विचार है, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति का जो ध्येय है, उस ध्येय को हम बचा सकते हैं। उस ध्येय के हिसाब से हम काम कर सकते हैं और बहुजन समाज की बेहतरी के लिए एक सशक्त राजनीतिक विकल्प भी दे सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई नई चीज शुरू होती है, अब चूंकि आज अगर हम पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, इसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने राजनीतिक पार्टी बनाई है बहुजन द्रविड़ नाम से। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि अरे अभी तो नई नई पार्टी है। तो मैं ये कंफर्म कर दूं कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं, जितनी भी पार्टियां बनती हैं, जितने भी सामाजिक संगठन बनते हैं, जो भी नवनिर्माण होता है, वो बाल्यावस्था में ही होता है, शुरुआती स्टेज में। धीरे धीरे विचार फैलता है, कार्यकर्ता जुड़ते हैं, तब जाके एक बड़ा कुनबा बनता है, एक बड़ी पार्टी बनती है। लेकिन जो शुरुआती प्रोसेस है, जो शुरुआत है, वो हर किसी की इसी तरह होती है। तो चूंकि अगर बहुजन समाज पार्टी के अंदर सब कुछ सही चल रहा होता तो इस तरह के अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज अब काफी साहब कांसी राम जी की डेथ के बाद आज करीब 15 साल हो गए हैं, और इन 15 सालों में काफी कुछ क्लियर हो चुका है। और जो समाज का जो बुद्धिजीवी तबका है, वो अगर ईमानदारी से एनालिसिस करे तो हमें लगता है कि सबकी यही राय होगी। जिस जिस विचार पे आज हम बात कर रहे हैं, सबका करीब करीब घूम फिर के यही विचार है कि सिचुएशन यही है, और इस सिचुएशन से निजात पाना है तो फिर कुछ नव निर्माण की बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो काफी लंबे टाइम से हमारे लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था, हमसे जो फोन में बातें हो रही थी, तो ये जो सामाजिक परिवर्तन और सोशल इंजीनियरिंग में जो अंतर्द्वंद था, लोगों को कंफ्यूजन था, तो हमने सोचा कि इसमें कुछ अपनी बात रखी जाए। तो इसका तो जो मोटा मोटा जो समझने का फार्मूला है, वो यही है कि परिवर्तन का मतलब है, जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उसका मतलब है एक जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम, असमानता पे आधारित जो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था है, उसको बदल के उसकी जगह एक समतावादी समाज व्यवस्था की स्थापना। तो एक चीज को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज रखने का, लागू करने का नाम परिवर्तन है। और सामाजिक इंजीनियरिंग का मतलब है, एक सरल भाषा में समझाऊं तो जिस तरीके से एक मोटर बाइक होती है, और मोटर बाइक पुरानी हो गई, उसमें चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही, तो जो इंजीनियरिंग होती है, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो करते क्या है कि उस मोटर बाइक के पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं उसकी कि कौन से पार्ट खराब हैं, और उसको बदल देते हैं। कुछ टायर खराब है तो टायर बदल दो, ट्यूब खराब है ट्यूब बदल दो, और उसी गाड़ी को, उसी घिसी पिटी गाड़ी को चलाए रहो। तो ये जो जोड़ तोड़ का नाम है, ये सोशल इंजीनियरिंग है। और जो परिवर्तन है, वो पूरी तरह से नवनिर्माण की बात करता है।
तो ये सोशल, जब यहाँ सामाजिक इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में क्लियर कट निर्देश दिए गए हैं कि जो धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके पीछे जो ध्येय था वो यही था कि धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आएगा। लेकिन आज 70, 72, 73 साल बाद क्या जाति के आधार पे अन्याय अत्याचार बंद हो गए? क्या वंश के आधार पे अन्याय अत्याचार बंद हो गए? नहीं हुए। इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, वो इसी थीम पे आधारित थी कि जो अनडेवलप्ड सेक्टर हैं उनकी पहचान करो और वहां पे इन्वेस्ट करो। लेकिन हमारे लोगों की क्या कोई व्यवस्था में सुधार आया? नहीं आया। तो ये जो इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है, इससे काम, बहुजन द्रविड़ समाज का इससे काम नहीं चलने वाला। बहुजन द्रविड़ समाज को सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, राजनीतिक परिवर्तन की जरूरत है, और इसके लिए बड़े पैमाने पे सामाजिक क्रांति की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि अब आने वाले टाइम में हमें राजनीतिक और सामाजिक क्रांति की तैयारी करनी चाहिए और उसी दिशा में काम करना चाहिए। तो यही मोटी मोटी जो बातें थी वो हमने आप लोगों के समक्ष रखी है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। तो इस पूरे जो हमारा जो इस पूरा लेक्चर है, इसमें अगर किसी को कोई सवाल जवाब करने हो तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय पेरियार, जय कांसीराम।